सो हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट। तो इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ रोड एग्रीगेट। तो जो ये प्रैक्टिकल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपके बेसिकली तीन कैटेगरीज में टेस्ट है। फर्स्ट वन जो आपके टेस्ट हैं वो हैं आपके एग्रीगेट के, ठीक है। सेकंड वन है आपके बिटुमिन के, एंड थर्ड वन है आपके किसके, सॉइल के। तो वन, टू एंड थ्री। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट, सेकंड वन इज बिटुमिन, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, एंड थर्ड वन इज सॉइल। तो ये जो आपका टेस्ट है वो है आपका बेसिकली एग्रीगेट का, ठीक है। तो हमारा टेस्ट है एग्रीगेट से रिलेटेड, और इस टेस्ट में आपको फाइंड आउट क्या करना है, इम्पैक्ट वैल्यू। तो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको समझना है कि क्यों हम इम्पैक्ट वैल्यू अपने एग्रीगेट की डिटरमाइन करते हैं, और सेकेंड वन इज कि इम्पैक्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले हम थ्योरी पे देख लेते हैं एक बार, एप्रेटिस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा इम्पैक्ट, व्हाट इज इम्पैक्ट। तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि इम्पैक्ट क्या होता है, तो बेसिकली इम्पैक्ट मतलब होता है एक सडन लोड। इम्पैक्ट मीन्स होता है कि कोई भी एक सडन लोड आ रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर। अगर कोई सडन लोड आता है तो वो मटेरियल उस लोड को कैसे रेजिस्ट करता है, वो उसकी बेसिकली दिखाता है क्या, टफनेस। तो इम्पैक्ट मीन्स होता है टफनेस। तो इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करने की किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है टफनेस। तो हमारा बिटुमिन कितना, सॉरी, हमारा जो एग्रीगेट है वो कितना टफ है, ये हम चेक करने के लिए बेसिकली इम्पैक्ट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अब एग्रीगेट पे इम्पैक्ट लोड आते कैसे हैं, तो देखो, एग्रीगेट के किस में यूज हो रही है, पेमेंट में, मीन्स रोड में। तो रोड में जब व्हीकल्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि व्हीकल्स, एक तो होता है कि व्हीकल मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव करता है। बहुत बार क्या होता है, सडनली व्हीकल्स आते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा एग्रीगेट है, सडन एक हैवी लोड अगर आ रहा है, बहुत हैवी लोड का व्हीकल हमारे पेमेंट से होके जा रहा है, तो उस केस में हमारे व्हीकल किस से सब्जेक्टेड होती है, बेसिकली इम्पैक्ट से। तो ये जो इम्पैक्ट है वो वही है, ठीक है। तो एग्रीगेट उस सडन लोड को या इम्पैक्ट को कितना रेजिस्ट कर सकता है, वो बेसिकली हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो ए आई बी है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू से डिटरमाइन होती है। अब इम्पैक्ट वैल्यूज के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन कोड्स, सरफेस कोड, बेस कोड्स, सरफेस कोड्स, बेस कोड्स एंड सब बेस कोड्स। ये क्या होते हैं, देखो मैंने आप ये पिक्चर शो कराई है आपको। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी रोड सरफेस होती है, उस रोड सरफेस में हमारी चार लेयर। फर्स्ट वन इज सबग्रेड, सेकेंड वन इज ये सबग्रेड जो सबसे नीचे होती है सॉइल के लिए, सेकेंड वन इज सब बेस, थर्ड वन इज बेस, एंड फोर्थ वन इज सरफेस कोर्स, या इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं, बियरिंग कोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो टॉप सरफेस होती है सरफेस कोर्स, फिर बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड सबग्रेड कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होती है, अगर आप सरफेस कोर्स पे कोई एग्रीगेट रख रहे हैं तो उसमें आपकी लेस देन 30 होनी चाहिए वैल्यू, वो वैल्यू आपकी लेस देन 30 होनी चाहिए। अगर आपकी बेस कोर्स है तो बेस कोर्स में लेस देन 40% होना चाहिए, एंड अगर आपकी सब बेस कोर्स में जो एग्रीगेट यूज हो रहा है उसके लिए एग्रीगेट वैल्यू 50% से लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू लेस क्यों होनी चाहिए, ग्रेटर क्यों नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आपकी जितनी कम होगी उतना हमारे लिए बेटर है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो इम्पैक्ट वैल्यू आएगा, आईबी आएगा, वो हमेशा लेस होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए वो अभी हम प्रैक्टिकल में जब समझेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, तो मैं आपको ये वाली लाइन क्लियर करा दूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। जो हमारा प्रैक्टिकल है, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ रोड एग्रीगेट, ठीक है। तो एपरेटस कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एपरेटस हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा वो होगा इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। कौन सा, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। अब ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन कैसे दिखती है, कुछ इस टाइप की दिखती है। ये हमारी जो मशीन है, ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे इसकी डायमेंशन गिवन है राइट साइड में, ये वाली, ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में आपके पास क्या होता है, एक मेटल हैमर होता है, वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे। अभी क्या है ना, ये जो पोर्शन है इसका, ये हैंडल और ये नीचे जो जा रखा है,
ये पोर्शन आपका ऊपर यहाँ पे तक भी आ सकता है, और इतना पोर्शन ही इसका पूरा हैमर है। ठीक है, इस हैमर का जो वेट होता है वो होता है 13.5 टू 14 kg। 14 kg के अराउंड इसका वेट होता है मेटल हैमर का, जो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में लगा होता है। सेकंड वन इज टैंपिंग रॉड, जो हमारी 10 mm डायमीटर की और 230 mm लॉन्ग है। तो टैंपिंग रॉड जो यहाँ पे आपको किनारे पे दिख रही होगी, ठीक है, ये आपके टैंपिंग रॉड, ठीक है, बहुत थिन है, ये 1 सेंटीमीटर के अराउंड है, 10 mm डायमीटर है एंड 230 mm लॉन्ग है। देन हमारे पास आता है दो चीज, यहाँ पे आपको इन दोनों को समझना है, सिलेंड्रिकल कप, ये बहुत कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट, एंड सिलेंड्रिकल मेटल मेजर। तो बेसिकली क्या है आपका, एक तो है मेजरिंग सिलेंडर ये वाला, एंड एक होता है आपका सिलेंड्रिकल कप। ठीक है, दोनों सेम ही दिखते हैं, सिलेंड्रिकल टेस्ट कप एंड मेजरिंग सिलेंडर या मेटल मेजर भी इसको कहते हैं, दोनों सेम है। देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों की हाइट सेम होती है, या डेप्थ कह सकता हूँ, दोनों की डेप्थ है 50 mm, ये भी 50 mm का होता है और ये भी 50 mm का होता है। बट एक की डायमीटर, जो सिलिंड्रिकल मेटल मेजर है उसकी डायमीटर है 75 mm, एंड जो आपका सिलिंड्रिकल कप है उसकी डायमीटर होती है 102 mm। तो बस डिफरेंस आपको डायमीटर में दिखेगा, दिख रहा होगा यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है सिलिंड्रिकल कप की, और मेटल मेजरिंग सिलेंडर की डायमीटर कम होती है, अदरवाइज डेप्थ दोनों की 50 mm होती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड होगा इसमें वेइंग बैलेंस, तो आपको पता है जिससे हम वेट मेजर करते हैं, लैब में सब लोगों ने देखा होगा। एंड आईएससी, जो इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स होती है जिससे हम अपने एग्रीगेट्स को पास कराते हैं, यहाँ पे हम जो सीव्स को यूज करेंगे वो करेंगे 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm। हमें तीन साइज की सीव्स होंगी रिक्वायर्ड इसमें, 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm। ठीक है, तो कैसे इसको परफॉर्म करना है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थ्योरी में आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूँ। तो हमारा आता है प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एग्रीगेट सैंपल को लेना है। सीव्स मेरे ख्याल से सब लोगों को पता होंगी, कुछ इस तरीके की होती है राउंडेड, ठीक है, और यहाँ पे उनमें क्या होती है, इस तरीके से मैश बना रहता है ऐसा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जिस साइज के इसमें होल्स बने हुए होंगे वही उसका साइज डिफाइन करता है। तो अगर आपकी सीप 12.5 mm की है तो इट मीन्स यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो 12.5 mm। अगर 10 mm का गैप आ रहा है इन होल्स के बीच में, तो वो आपकी कैसी सीप हो गई, 10 mm वाली सीप। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले अपना एग्रीगेट सैंपल लेना है और उसको सीव कराना है किससे, 12.5 mm से पास होगा वो, और 10 mm पे जो रिटेन होगा। ठीक है, तो एग्रीगेट आपने क्या करना है, जो 12.5 से पास हो गए उस सैंपल को आपने इस प्रैक्टिकल लैब में टेस्ट में यूज करना है। तो सबसे पहले आपका टेस्ट 12.5 से पास हुआ, 10 mm पे रिटेन हो गया, उसके बाद जो आपका सैंपल आ गया है उसको आपने क्या करना है, ओवन में रख देना है फॉर 4 आवर्स एट 110 डिग्री सेल्सियस। अब क्यों रख रहे हैं हम ओवन में 110 डिग्री सेल्सियस में, कि अगर हमारा एग्रीगेट जैसे लैब में रखा होता है कई बार, तो उसमें क्या होता है वो सरफेस की मॉइस्चर ले लेता है, या एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है उसके कांटेक्ट में आके वो क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उस सैंपल को, उस सैंपल से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए पहले उसको ओवन में रख देते हैं फॉर 4 आवर्स एट 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हो गया। कौन सा सैंपल, जो हमारा 12.5 mm से पास हो गया और रिटेन कहाँ हुआ है, ये 12.5 से पास हुआ है और 10 mm से पे रिटेन हुआ है, उस सैंपल को हमने 4 आवर्स के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पे ओवन पे रख दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर कौन सा वाला था, मैंने आपको बताया था, एक तो होगा मेटल कप, सिलिंड्रिकल कप, और एक होगा मेजरिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ये मेजरिंग सिलेंडर की, इट मीन्स ये वाले की जिसकी डायमीटर क्या है, कम है, इसकी। तो इसमें आपको क्या करना है, मेजरिंग सिलेंडर में उसको 3 लेयर्स में फिल करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, उस मेजरिंग सिलेंडर को अराउंड 1/3 हाइट तक क्या कर दिया, फिल कर दिया। उसके बाद जब आपका 1/3 वो फिल हो गया, उसमें आपने क्या करना है, टैंपिंग रॉड से 25 टाइम्स उसको क्या करना है, ब्लोज देना है, मतलब 25 टाइम्स उसको क्या करोगे, कॉम्पैक्ट कराओगे, जो आपकी क्या है टैंपिंग रॉड है उसकी हेल्प से, उस 1/3 लेयर, 3 लेयर में फिल क्या करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आफ्टर दैट आपने क्या करनी, दो फिर दूसरी लेयर को फिल करोगे, मतलब ये आपका मोल्ड है ऐसा, पहले आपने यहाँ तक फिल किया, उसको टैंप किया, फिर आपने दूसरी लेयर को फिल किया, उसको टैप किया, और थर्ड टाइम आपने क्या किया, तीसरी लेयर को फिल करा और उसको टैप कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट होगा उसको वहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे।
आफ्टर दैट फिर आपने क्या करना है, जो आपका उस सिलिंड्रिकल मेटल मेजर में वेट आया है एग्रीगेट का, पहले आप उसका वेट यहाँ से W1 कैलकुलेट करोगे। आप ये कर सकते हो, पहले उसका एम्प्टी वेट ले लेना, ठीक है, और उसमें से क्या कर देना, जितना नया वेट आ रहा है ऑब्वियस बात है एग्रीगेट के साथ उसका वेट ज्यादा आएगा, तो WA जो एग्रीगेट के साथ वेट होगा उसमें एम्प्टी वेट को माइनस कर देना, तो आपके पास W1 आ जाए। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका ये पूरा का पूरा एग्रीगेट है, मतलब जो सिलिंड्रिकल मेटल मेजर में था, उसको आपने डायरेक्टली किस में ट्रांसफर कर देना है, सिलिंड्रिकल कप में। आपने उसको ट्रांसफर कर देना है सिलिंड्रिकल कप में, जो कि आपका क्या है, ज्यादा डायमीटर का है। तो वो W1 जो आपके पास आया वेट, उसको आपने सिलिंड्रिकल कप में ट्रांसफर कर दिया। वो सिलिंड्रिकल कप आपको रख देना है मशीन के नीचे, एग्रीगेट जो आपका इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है वहां पे वो सिलिंड्रिकल कप रहेगा, और उसको पहले आप अच्छे से टैप करोगे, अगर अगेन 25 टाइम्स, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है क्लियरली, इसको करने की हेल्प से क्या होगा, आपका 25 जेंटल स्ट्रोक्स विद ए टैंपिंग रॉड आर यूज्ड टू कॉम्पैक्ट दी टेस्ट सैंपल। इससे क्या होगा, जो हमारा सिलिंड्रिकल कप होगा वो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा अपनी पोजीशन में, यानी कि कहाँ, बेस पे, जो मशीन का बेस है वहां पे वो अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका हैमर है, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला जो यहाँ पे हैमर लगा रहता है ये, ठीक है, ये आपका ऊपर भी आ सकता है यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो आपने इसको यहाँ से उठा के ऊपर ले जा लेना है इन हैंडल्स की हेल्प से, किनारे से हैंडल बने हैं इसमें, इनकी हेल्प से आप क्या कर दोगे, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। तो क्या बेनिफिट होगा उसको ऊपर ले जाने से, देखो, आपने उसको ऊपर ले जा लेना है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हाइट। ये हाइट होती है 380 mm। आपको अपने हैमर को इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के 380 mm हाइट तक ऊपर ले जा लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या करना है, 15 टाइम्स उसको वहां से 15 टाइम्स 15 बार आपने क्या करना है, ड्रॉप करना है अपने हैमर को। उस हैमर का वेट मैंने स्टार्टिंग में बताया था 13.5 टू 14 kg होता है। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के हैमर को आपने ड्रॉप करना है, नीचे आपने कप में अपना सैंपल रखा हुआ है, तो उसमें आप उसको क्या करोगे, 15 टाइम्स ड्रॉप करोगे। हैमर जो आप वहां से ड्रॉप करोगे, उस पे आपने ड्रॉप करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका हैमर फ्री फॉल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वहां से ऊपर से फिर उस पे क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, उसको फ्रीली फॉल कराना है ऊपर से, ठीक है। आपने उसको ऊपर तक ले गए और वहां से फ्रीली फॉल किया। सेकेंड वन, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो हैमर फॉल होगा वो क्या होगा, उनके बीच में जो इंटरवल होना चाहिए वो होना चाहिए नॉट लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके 15 टाइम। अब आपका क्या हुआ, 15 टाइम जब आप इतना भारी एग्रीगेट अपने कप पे ड्रॉप करोगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो एग्रीगेट था कप में रखा हुआ, उस पर कैसा लोड आ रहा है इस कंडीशन में, सडन लोड आ रहा है, मीन्स इम्पैक्ट आ रहा है, और इस इम्पैक्ट की वजह से वो एग्रीगेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, है ना। तो अब वो ब्रेक हो गए, पहले तो हमने 12.5 से 10 mm किया था, अब वो ब्रेक हो गए, बहुत ज्यादा क्या हो गए होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए होंगे, ठीक है। तो उसमें से अब जो हमारे कप में सैंपल आया है, उसको हम 2.36 mm IS सीव से 2.36 IS mm IS सीव से क्या कराएंगे, पास कराएंगे। तो जितना हमारा फ्रैक्शन पास हो गया, जितना ज्यादा हमारा फ्रैक्शन पास हो गया, वो हमारा वेट हम दोबारा से कर देंगे W2। अगेन इस बात को मैं रिपीट करा रहा हूँ, हमें कौन सा वेट लेना है W2 के टाइम पे, जो हमारा सैंपल 2.36 mm की सीव से पास हो गया है, तो वो कौन सा सैंपल होगा 2.36 mm सीव से जो पास हो गया, वो आ जाएगा W2, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम एक बार वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि इम्पैक्ट होता क्या है। चलो बता देता हूँ आपको कि, चलो पहले वीडियो देख लो एक बार, ठीक है। तो ये है आपकी एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, कुछ इस तरीके से दिखती है। अभी देखो हमारा हैमर नीचे जा रखा है, यहाँ पे सिर्फ ये ऊपर की मशीन है, ठीक है, सॉरी, हैमर नीचे नहीं ऊपर जा रखा था, इसने मैंने शायद नीचे कहा। ये हमारा जो सिलिंड्रिकल मेटल मेजर है, इसकी डायमीटर है 35 mm के अराउंड, एंड डेप्थ है आपकी, दोनों के केस में सेम रहेगी 50 mm, ठीक है। ये आपका है सिलिंड्रिकल कप। तो मैंने कहा था ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक है सिलिंड्रिकल मेटल मेजर एंड सेकंड वन इज सिलिंड्रिकल कप। इसकी डायमीटर ज्यादा है और डेप्थ इसकी भी 50 mm, डेप्थ दोनों की सेम रहेगी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाइट तो वो डायमीटर में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी एग्रीगेट इम्पैक्ट
टेस्टिंग मशीन, और यहाँ से हमें क्या करना है 38 सेंटीमीटर यानी कि इस हाइट से हमें ड्रॉप कराना है अपने इस हैमर, जब हम क्या करेंगे इसमें एग्रीगेट्स को फिल करें। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे इस हाइट से यहाँ से इसको ड्रॉप करें, तो इसको हम 38 सेंटीमीटर की हाइट पे पहले ही ले जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो गई हमारी 12.5 mm की IS सीम, ये वाली। ठीक है, सेकंड जो हमारी IS सीम है वो है हमारी 10 mm सीम, ये। ठीक है, ये है 10 mm सीम और ये है 12.5। एंड थर्ड जो हम बाद में जब हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टिंग में सब कुछ प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद थर्ड जो सीम यूज करेंगे वो करेंगे 2.36 mm, 2.36 mm IS सीम को हम इसमें यूज करेंगे। ये हमारा वेइंग बैलेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा वेइंग बैलेंस। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना एग्रीगेट सैंपल को लेंगे और उसको यहाँ से हमने अपना सैंपल लिया और इस सैंपल को हमने क्या करते हैं 12.5 mm के ISC से पास। और अब इस 12.5 mm सीप से जो सैंपल पास हुआ है उसको 10 mm सीप के यहाँ पर रखा है। जब ये सारी प्रोसेस आपकी हो गई मतलब सीविंग, ठीक है, इस सैंपल को अब हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा है हमारा जो कंटेनर है, तो ज्यादा सैंपल नहीं लेना है इसमें। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 4 आवर्स के लिए ओवन में रख देंगे एट 104 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 4 आवर्स हमने ओवन से अपना सैंपल निकाला, और अब क्या करेंगे, ये जो सिलिंड्रिकल है इसका पहले एम्प्टी वेट कर देंगे, जैसे मैंने आपको कहा था। तो सबसे पहले हमने इसका एम्प्टी वेट कर दिया, तो इसका जो एम्प्टी वेट आएगा आफ्टर दैट उसमें हम क्या करेंगे, इस एग्रीगेट को क्या करेंगे 3 लेयर्स में फिल करेंगे। तो सबसे पहले एक लेयर फिल की यहाँ पे, और उस लेयर को टैंपिंग रॉड की हेल्प से टैंप करेंगे। फिर सेकेंड लेयर फिल करेंगे, उसको भी 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड की हेल्प से टैंप किया। फिर थर्ड लेयर फिल की, उसको भी टैंप किया। ठीक है, और ये हो गया आपका वेट विद एग्रीगेट सिलेंड्रिकल मेटल मेजर का, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लें। ये हो गया हमारा W1। ठीक है, आफ्टर दैट हमने सेकंड वेट किया यहाँ पे, इस सॉरी सेकंड वेट नहीं, पहले हम इसको यहाँ से इसमें ट्रांसफर कर दिया हमने वेट जो हमारा सिलेंड्रिकल मेटल मेजर था, उसको कप में ट्रांसफर किया और 25 टाइम्स टैंपिंग रॉड से अगेन टैंप कर रहे हैं। ठीक है, अब मेन प्रोसेस, इसको यहाँ पे बहुत टाइट कर दें अच्छे से कप को, जिससे पोजीशन से मूव ना हो। और जो हमने ऊपर हैमर रखा है एट 38 सेंटीमीटर हाइट, वहां से इसको क्या करेंगे हैमर को फ्री फॉल कराएंगे। तो ये देखो ऊपर से कोई लोड मत लगाना एक्स्ट्रा, मतलब आप नीचे की साइड पुश मत करना, उसको फ्री फॉल होने देना है उसका। तो यहाँ से 15 टाइम्स इसको ऊपर से हमने ये किया, फ्री फॉल किया हैमर को ऐसे। तो ये जो लोड अप्लाई हो रहा है सडन लोड हो रहा है, इट मींस इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे एग्रीगेट की टफनेस को शो करेगा। अब जो सिलिंड्रिकल मेटल मेजर में आपका सिलिंड्रिकल मेटल कप में आपका जो वेट आया है, उसको आपने क्या करना है 2.36 mm वाली सीप से पास करना है। सीप करेंगे हम यहाँ से इसको 2.36 mm सीप से हमने एग्रीगेट पास कराना है। तो जो एग्रीगेट सैंपल क्या हो गया होगा, ब्रेक हो गया होगा आफ्टर दैट इम्पैक्ट, वो हमारा इस 2.36 mm के IS सीप से पास हो जाएगा। तो ये देखो इसमें जो नीचे पैन में कलेक्ट होगा हमारा सैंपल, हमें वेट उसका मेजर है। तो ये देखो इतना हमारा परसेंटेज जो क्या हो गया उस इम्पैक्ट की वजह से ब्रेक डाउन हो गया, और 2.36 ISMM में रिटेन वेट जो है उसका हम यहाँ पे ऊपर लिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या समझना है, देखो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, तो पहला था हमारा टोटल वेट ऑफ ड्राई सैंपल टेकन W1। तो जो हमारा स्टार्टिंग में जो सैंपल हमने लिया वो था W1, उसका वेट था 357.7 ग्राम। तो ये हमारा है स्टार्टिंग में टोटल वेट ऑफ ड्राई सैंपल टेकन W1 इक्वल्स टू 351.7 ग्राम। और जो लास्ट में जब हमने सारी प्रोसेस कर दी
उसके बाद हमारा कितना पोर्शन 2.36 mm की आईएससी से पास हो गया, वो हो गया हमारा W2, उसका वेट आ गया हमारा 25.3 ग्राम। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, जो हमारी एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी बेसिकली W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100, तो ये हमारा होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का फॉर्मूला। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकलती है किसी भी एग्रीगेट की, W2 यानी कि जो 2.36 mm से पास हो रहा है वो सैंपल अपॉन W1। अब आप ये इसका आंसर देना मेरे को कि हमारा इम्पैक्ट वैल्यू, अगर हमारा W2 की वैल्यू ज्यादा है, सपोज हमारी W2 की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, इस W2 की वैल्यू ज्यादा है, 25 की जगह में 40 या 50 आती है, ठीक है, तो वो हमारा एग्रीगेट अच्छा होगा, या ये जो कम वैल्यू आ रही है 25 20 15 वो ज्यादा बेटर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा वेट जितना हमारा एग्रीगेट आफ्टर दैट प्रोसेस जितना कम ब्रेक होगा, जितना कम ब्रेक होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा, है ना। तो इट मीन्स इस W2 की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अच्छा क्वालिटी का एग्रीगेट है। W2 की वैल्यू अगर कम होगी तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो W2 की वैल्यू अगर कम होगी तो इट मीन्स एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की वैल्यू भी कम होगी। तो यही मैं आपको लाइन वहां पे स्टार्टिंग में समझाना चाह रहा था कि इम्पैक्ट वैल्यू हमेशा फॉर सरफेस कोर्स लेस देन 30 होनी चाहिए, ये वाला, और बेस कोर्स के लिए 40 होनी चाहिए, और सब बेस कोर्स के लिए 50% होनी चाहिए। तो जितनी कम होगी आपकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू उतनी भी उतना ही बेटर रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.07, मीन्स हमने क्या किया, W2 ये वाला 25.3 डिवाइडेड बाय 357.7 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 7.07%, ठीक है। तो इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ गिवन एग्रीगेट सैंपल इज 7.07, तो हमारे एग्रीगेट सैंपल की इम्पैक्ट वैल्यू है 7.07 विच इज लेस देन 30%, 40% एंड 50%। तो जो आपका एग्रीगेट सैंपल है आप सरफेस कोर्स में भी यूज कर सकते हो, और बेस कोर्स में भी यूज कर सकते हो, और सब बेस कोर्स में भी यूज कर सकते हो। तो हमारा जो एग्रीगेट सैंपल है वो सरफेस, बेस और सब बेस, जो ये तीन लेयर थी स्टार्टिंग में बताई थी, सब ग्रेड, सब बेस, बेस, सरफेस, तो आप किसी भी लेयर में उस सैंपल को यूज कर सकते हो। इट मीन्स वो बहुत बेटर क्वालिटी का हमारा एग्रीगेट है। तो ये लास्ट में इसमें रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम कुछ प्रिकॉशंस है जिनको ध्यान में रखना है। तो थर्ड वन ऑब्वियसली वेइंग आपकी बहुत क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। आपका जो प्लंजर है उसको आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है, जिससे कि आपका जो हैमर है उसका जो लोड ट्रांसफर हो वो डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर हो, एग्रीगेट में, जो आपने कहाँ पे रखना है, कप कप के अंदर जो आपने एग्रीगेट रखा है। तो आपका अगर सपोज आपका कप यहाँ पे है बीच में और आपका हैमर यहाँ को स्ट्राइक कर रहा है किनारे को, तो वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा। तो आपको हमेशा सेंटर पे रखना है इस हैमर को। हैमर जो आपका फ्री फॉल करेगा वो बिल्कुल सेंटर पे करना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर। और जो आपकी टैंपिंग होनी चाहिए वो भी प्रॉपरली होनी चाहिए, जेंटली टैम्प करना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ इसमें प्रिकॉशंस हैं जो आपको एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट, जिसमें हमने अपने एग्रीगेट सैंपल का एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट निकाला, इम्पैक्ट वैल्यू निकाली 7.07। तो ये एग्रीगेट का टेस्ट था। तो आई होप आपको ये वाला टेस्ट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन ब्रांच में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, आज इसमें हम आपका जो प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एब्रेशन वैल्यू और लॉस एंजलिस ऑफ रोड एग्रीगेट। जो हमारा टेस्ट है आज का वो बेसिकली रोड एग्रीगेट्स के ऊपर है कि रोड एग्रीगेट्स में हम कैसे लॉस एंजलिस वैल्यू या एब्रेशन वैल्यू को डिटरमाइन करता है। तो पहले तो हमें समझना होगा कि एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन वैल्यू क्या होती है, लॉस एंजलिस वैल्यू क्या होती है, और हम रोड एग्रीगेट के लिए इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टेस्ट पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी का पोर्शन समझ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम एग्रीगेट्स के एब्रेशन की। तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं वो एग्रीगेट्स क्या होते हैं, उन पे बहुत टाइप के लोड्स लगते हैं। मतलब जो व्हीकल्स उसके ऊपर से पास हो रहे हैं, व्हीकल्स के पास होने की वजह से उनका क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ जो व्हीकल्स की होती है उसकी वजह से उन पे क्या होता है, वियर एंड टियर होता है एग्रीगेट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वियर एंड एग्रीगेट्स को कितना कम हमारे एग्रीगेट्स के ऊपर हो वो हमारे लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मतलब वो वियर एंड टियर कम हो। तो यही जो होता है हमारे एग्रीगेट की सरफेस की
एब्रेशन को रेजिस्ट करने की कितनी ज्यादा टेंडेंसी है, उसी से उसकी क्या पता चलती है, हार्डनेस। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे एग्रीगेट की वो होती है हार्डनेस। तो हमें इस प्रैक्टिकल पे ये शो कर रहा है कि हमारा एग्रीगेट कितना ज्यादा हार्ड है, कितनी ज्यादा उसकी हार्डनेस है, कि वो क्या कर सकता है, एब्रेशन को या फिर वियर एंड टीयर को कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है। वही हमें इसमें देखना है, क्योंकि कंटिन्यूस मूवमेंट जब व्हीकल्स की होगी तो उस वजह से उसमें क्या होगा, एब्रेशन होगा या वियर एंड टियर होगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को जो हम डिटरमाइन करते हैं, इस प्रॉपर्टी को जो हम डिटरमाइन करते हैं, वो बेसिकली करते हैं लॉस एंजलिस टेस्ट मशीन। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि लॉस एंजलिस एपरेटस से हम एग्रीगेट में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एब्रेशन टेस्ट। या फिर इससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड आउट होती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड आउट होती है, हार्डनेस। ठीक है, तो इस टेस्ट को हम परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है टेस्ट का परफॉर्म करने का, वो क्या है कि हम क्या करेंगे, इस टेस्ट में एक मशीन लेंगे। ठीक है, लॉस एंजलिस मशीन लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अपने एग्रीगेट के साथ कुछ स्टील बॉल्स को, स्टैंडर्ड स्टील बॉल्स, अभी हम डिटेल में देखेंगे क्या उनका साइज होगा, क्या वेट होगा, स्टील बॉल्स को भी उस ड्रम के अंदर रख देंगे, और उस ड्रम को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एक फिक्स रेवोल्यूशन पे, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। तो उस बीच जो एग्रीगेट का और स्टील बॉल्स का आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, उस वजह से हमारा एग्रीगेट क्या होगा, उसमें वियर एंड टीयर होगा। और यही हमें क्या होगा, एक्चुअल ट्रैफिक में भी जिस तरीके से उसमें वियर एंड टीयर आएगा, उससे हम उसको क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। एंड देन उस बेसिस पे कितना हमारा एग्रीगेट में एब्रेशन हो रहा है, उसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है, एग्रीगेट के ऊपर एक होता है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, जो हमें बेसिकली टफनेस प्रॉपर्टी शो कराता है, एंड सेकंड वन जो ये शो करा रहा है, ये क्या करा रहा है, हमारा हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, हार्डनेस प्रॉपर्टी को शो कराएगा। तो कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करना है, एक बार हम वापस चलते हैं अप्रेंटिस रिक्वायर्ड। तो टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या क्या अप्रेंटिस है, फर्स्ट वन इज लॉस एंजलिस मशीन। आपको बताया मैंने, लॉस एंजलिस मशीन से हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। कैसी होती है ये मशीन, बेसिकली ये एक क्या होता है, होलो, अंदर से बिल्कुल क्या है, होलो है, और स्टील सिलेंड्रिकल ड्रम है। ये एक तरीके का स्टील सिलेंडर होता है, बट इसमें आपको देखना है कि इंटरनल डायमीटर 700 mm एंड लेंथ 500 mm। तो आपके पास जो ड्रम होगा ऐसा नहीं होगा बाकी सिलेंडर्स की तरह कि डेप्थ या हाइट बहुत ज्यादा है और डाया बहुत कम है। यहाँ पे आपके दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, 700 mm की डायमीटर है एंड लेंथ भी आपकी 500 mm है, यानी कि यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है, लेंथ कम है। तो ऐसी कुछ दिखती है ये मशीन, इस तरीके का ड्रम होता है, जैसे आपके वाटर टैंक्स होते हैं ना घरों के ऊपर, टंकी जो लगी होती है उसी टाइप का, जिसमें आपको क्या है, लेंथ से इससे ज्यादा इसकी डायमीटर है, 700 mm डाया एंड लेंथ इज 500 mm। ये एक तरीके का ड्रम होता है। ठीक है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये कवर, ये अलग भी हो जाता है, यहाँ से स्क्रूज से इसको टाइट किया हुआ है, ये इसके हैंडल्स हैं, ये वाला पोर्शन इसका क्या हो जाता है, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ अंदर एग्रीगेट को फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई लॉस एंजलिस मशीन। ठीक है, कितने रेवोल्यूशन पे घुमाना है, कितने स्पीड पे इसको मूव कराना है, वो आप यहाँ से इस मैकेनिज्म से इसमें सब कुछ फीड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्लियर होगी, मशीन आपकी कैसे दिखती है, एक होलो सिलेंडर होगा जिसमें लेंथ से ज्यादा उसकी डायमीटर है, डायमीटर इज 700 mm एंड लेंथ इज 500 mm। देन सेकंड हमारे पास इसमें आते हैं चार्ज, इसको हम बोलते हैं एब्रेशन चार्ज। एब्रेशन चार्ज इसको बोलते हैं वैसे, और ये कुछ इस तरीके का होता है, आपके पास स्टील या कास्ट आयरन बॉल्स, बॉल्स आप इसमें यूज करेंगे, इस तरीके की होती है बॉल्स, यहाँ नीचे पे रखी हुई है, ये दिख रही होंगे आपको, या फिर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके की आपकी क्या होती है, इसमें कुछ बॉल्स को हम यूज करेंगे, जिसको हम एग्रीगेट्स के साथ उस ड्रम के अंदर डाल देंगे। तो जब वो ड्रम मूव करेगा तो ये बॉल्स उस एग्रीगेट से जब स्ट्राइक करेंगी, कोलिजन होगा, तो उस एग्रीगेट पे क्या होगा, वियर एंड टियर होगा। ठीक है, तो ये आपको कितनी रखनी है, 6 to 12। अभी हम देखेंगे कब हमें 6 रखनी है, 8 रखनी है, 9 रखनी है, 10 रखनी है, वो सब डिपेंड करता है कुछ स्टैंडर्ड्स है। अब इन स्टील बॉल्स या कास्ट आयरन बॉल्स का साइज क्या होता है, तो ये 48 mm है डायमीटर। ठीक है, और इनका वेट अराउंड होता है, काफी भारी बॉल्स होती है, हैवी बॉल्स हैं, 390 to 445, करीब करीब आधा किलो, 390 to 445 ग्राम इनका वेट होता है, 48 mm इनकी डायमीटर होती है। थर्ड वन इज आईएससी। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम आपकी आईएससी आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सारी आईएससी कवर हो गई है फोर्थ एग्रीगेट की। तो अगर देखा जाए तो 80 mm, 63 mm, 50 mm, 40 mm सारी सीप्स इसमें यूज हो रही है। ठीक है, अब क्या हम सारी सीप्स को इस टेस्ट में यूज करेंगे, नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ग्रेड में। ठीक है, कि कौन सी आप
सरफेस को डिजाइन कर रहे हो पेमेंट की, ठीक है, किस टाइप की पेमेंट सरफेस डिजाइन कर रहे हो, वो टाइप डिपेंड करेगा आपकी सीव्स का, और वही आपका डिपेंड करेगा कि आप नंबर ऑफ बॉल्स कितनी यूज करेंगे। देन आपको फोर्थ रिक्वायर्ड है वेइंग बैलेंस, देन ड्राइंग ओवन एंड देन ट्रे, ठीक है। तो अभी हमें सबसे पहले स्टेज में समझना है, ये तो आपकी हो गई लॉस एंजलिस मशीन, ये हो गई आपकी कास्ट आयरन या फिर स्टील बॉल्स, और ये थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले इसमें समझना है कि जो आप अपना स्पेसिमेन लोगे, अब देखो प्रोसीजर स्टार्ट करना है, हमें एग्रीगेट कितना नंबर्स लेने हैं, सीव्स कौन सी यूज करनी है, थोड़ा इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास अलग अलग टाइप की सरफेस डिजाइन होती है पेमेंट्स में, ठीक है, इस तरीके की। हमारे पास वाटर बाउंड मैकेडम हो सकता है, जिसको आप या आप थ्योरी में जब सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें ज्यादा बेटर समझोगे। डब्ल्यू, ठीक है, मैं इतने डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे। इसको बोलते हैं वाटर बाउंड मैकेडम या फिर सब बेस फोर्स। देन हमारे पास है डब्ल्यूबीएम, वाटर बाउंड मैकेडम बेस फोर्स विद बिटुमिनस सरफेसिंग। बेस फोर्स उसका वाटर बाउंड मैकेडम होगा और बिटुमिनस सरफेसिंग अलग अलग है। बिटुमिनस बाउंड मैकेडम है, बीबीएम है, डब्ल्यूबीएम सरफेस फोर्स है, ये बिटुमिनस पेनिट्रेशन है। अलग अलग चीजें होती है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास पेमेंट है। तो उन सरफेस के अकॉर्डिंग, उन टाइप्स ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्रेड बने हैं कि आप कौन से सरफेस को डिजाइन कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे आपके 7 ये ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड एक्चुअल में करेगा साइड पे आप कौन सी ग्रेड को डिजाइन कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको क्या करना होगा, अपना नंबर मतलब उतने वेट का आपको क्या करना है, सैंपल लेना है। तो अगर सपोज आप कर रहे हो क्या यहाँ पे ए ग्रेड के लिए डिजाइन, तो आपको टोटल जो सैंपल लेना होगा वो टोटल सैंपल होगा आपका 1250 ग्राम, 1250 ग्राम, 1250 ग्राम एंड 1250, यानी कि कितना हो गया 5 kg, ठीक है। अगर आप बी ग्रेड के लिए डिजाइन कर रहे हो तब भी आपका जो सैंपल आएगा 25 + 25 वो हो जाएगा आपका 5 kg या 5000 ग्राम। सी में भी आपका 5000 ग्राम आएगा, डी में भी आएगा। तो सबसे लास्ट में अगर आपको ये दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्रेडिंग अगर आपकी क्या है ए बी सी एंड डी है, तो आपका सैंपल वेट होगा 5 kg। अगर आप ग्रेडिंग ई एफ एंड जी के लिए डिजाइन कर रहे हो तो आपका सैंपल वेट होगा 10 kg। इतना क्लियर हो गया आप सब लोगों को कि अगर आपको क्या करना है, ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी डी, मतलब ये पहले 4 डिजाइन करने हैं, तो आपको हमेशा स्टार्टिंग में अपना जो सैंपल लेना है वो 5 kg का लेना है। अगर आपको बाद के 3 ग्रेड डिजाइन करने हैं तो फिर आपको क्या करना है, 10 kg का सैंपल लेना होगा। तो फर्स्ट थिंग हमें क्लियर हो गई एक कि हमें अपना सैंपल कितना लेना है, 10 kg। अब बात करेंगे हमें आईएससी कौन सी यूज करनी है। तो आईएससी की बात करो तो अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे सी ग्रेड के लिए डिजाइन कर रहे हैं सपोज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल 5 kg लेना है तो मैं 2500 मतलब 2.5 kg सैंपल लूंगा जो 10 से पास हो जाए और 6.3 पे रिटेन हो, और जो बाकी का 2500 लूंगा वो क्या होगा 6.3 से पास हो जाए एंड 4.75 mm पे रिटेन हो जाए। इस तरीके से करूंगा। अगर मुझे डी ग्रेड के लिए डिजाइन करना है अपनी कंक्रीट सरफेस को, तो उस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ 4.75 mm से पास कराऊंगा और 2.36 पे रिटेन करूंगा अपना जो सैंपल मुझे स्टार्टिंग पे लेना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों चीजें। टोटल वेट कितना लेना है, अगर आप ई के लिए कर रहे होंगे तब आपको इतनी सारी सीव यूज करने की पड़ेगी। पहले आपको 80 से पास कराना है, 63 पे रिटेन कराना है, उतना आपको चाहिए 2.5 kg, 2.5 kg। देन आपको 63 से पास करा के 50 kg पे रिटेन कराना है, वो आपको रिक्वायर्ड होगा 2.5 kg। 50 to 40 ये भी आपको डिजाइन करना होगा 5 kg, तो टोटल ये 10 kg हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको कि टोटल वेट कितना लेना है और किस सीव का आपको यूज करना है, वो भी डिपेंड करेगा आपके वेट ग्रेड पे। तो एक चीज क्लियर हो गई। सेकेंड वन इज नंबर ऑफ चार्ज, मतलब स्टील बॉल्स कितनी यूज करनी है वो भी डिपेंड किस पे करता है, ग्रेड पे। तो अगर आप ग्रेड ए के लिए डिजाइन कर रहे हो तो आपकी नंबर ऑफ बॉल्स यूज होंगी 12। अगर आप बी के लिए डिजाइन कर रहे हो तो आपकी नंबर ऑफ बॉल्स यूज होंगी 11, सी के लिए 8, डी के लिए 6, इस तरीके से आपकी नंबर ऑफ बॉल्स यूज होंगी। क्लियर हो गया। तो आपकी नंबर ऑफ बॉल्स या नंबर ऑफ चार्ज भी डिपेंड करेगा ग्रेड पे, टोटल वेट भी डिपेंड करेगा आपका ग्रेड पे, और टोटल जो आपके नंबर साइज ऑफ सील वो भी डिपेंड करेगा आपका ग्रेड पे। वन मोर थिंग जो आपकी डिपेंड करेगी ग्रेड पे वो है आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब आपने मशीन ऑन तो कर दी बट टोटल कितने टाइम तक उसको मूव कराना है, कितने रेवोल्यूशन वो मशीन लेगी। तो अगर आप ग्रेड ए बी सी डी के लिए डिजाइन करो तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे आपके 500।
अगर आप ई एफ एंड जी के लिए डिजाइन कर रहे हो तो तब आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे 1000। क्लियर? तो चार चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे। फर्स्ट वन इज आई एस लीव साइज, सेकेंड वन इज टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट, कितना सैंपल यूज करना है, थर्ड वन इज नंबर ऑफ बॉल्स कितनी यूज करनी है, एंड फोर्थ वन इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मशीन। तो ये चार चीजें आपको क्लियर हो गई, तभी आप इस टेस्ट को स्टार्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने प्रोसीजर में जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कौन सा, बी ग्रेड। हम इसको डिजाइन कर रहे हैं ग्रेड बी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो टेस्ट होगा हमारा वो होगा ग्रेड बी के लिए। ठीक है? तो अब एक बार पीछे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ग्रेड बी है उसमें क्या यूज होना है। तो इट मीन्स हमें जो सीव्स यूज करनी पड़ेंगी इस बी के लिए वो कितनी करनी पड़ेंगी, ये वाली। हमारा सैंपल यूज होगा टोटल कितना, 5 kg, 5 kg होगा यूज। ठीक है? और उसमें हमें 20 mm की सीव, 12.5 mm की सीव एंड 10 mm की सीव, ये वाली सीव यूज करनी पड़ेगी। ठीक है? दूसरा, हमें जो नंबर ऑफ बॉल्स यूज करेंगे वो कितनी करेंगे, 11 बॉल्स यूज करेंगे। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना देंगे हम मशीन को, 500 देंगे। ठीक है? तो प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीव द एग्रीगेट सैंपल फ्रॉम 20 mm, 12.5 mm, 10 mm। तो हम इससे 20 mm से पास कराएंगे। 12.5 में हमारा जो रिटेन होगा वो होना चाहिए 2.5 kg, और जो हमारा 10 mm की सीव है उसमें भी कितना रिटेन होना चाहिए, 2.5 kg। तो टोटल वेट हमारा यहाँ पे हो गया कितना, 5 kg। ठीक है? बी ग्रेड के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारा जो प्लेस, जो W1 वेट आ गया हमारा 5 kg आ गया। तो हम कितनी बॉल्स यूज करेंगे इस केस में, बी ग्रेड के लिए 11। तो यहाँ पे इसको 11 कर देता हूँ, ये 11 होगा, 12 भी होगा। ठीक है? तो 11 हम यहाँ पे स्टील बॉल्स को यूज करें। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये एग्रीगेट का वेट है इसको, और जो हमारी 11 स्टील बॉल्स है या कास्ट आयरन बॉल्स है, इनको हम क्या करेंगे, मशीन के अंदर रख देंगे। पहले हम इस कवर को यहाँ से रिमूव करेंगे, जो कवर था ना ये वाला, इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। और उसके बाद एग्रीगेट सैंपल भी यहाँ अंदर डाल दिया, और वो 11 बॉल्स भी हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है? इसके बाद अब क्या करना है, आपको मशीन को रोटेट करना है। मशीन को आपने ऑन कराया, और किस स्पीड पे करना है, आपकी मशीन जो रिवॉल्व होगी वो 30 टू 33 रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में आपके 30 टू 33 रेवोल्यूशन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 2 सेकंड में आपका एक रेवोल्यूशन होगा। जो आपका आरपीएम होगा वो 30 टू 33 आरपीएम पे आपकी मशीन रोटेट होगी। ठीक है? इसके बाद आपने क्या कर देना है कि 500 रेवोल्यूशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपने उस मशीन को क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है? और फिर उसके बाद जो आपका एग्रीगेट है और बॉल्स है, बॉल्स बहुत हैवी होते हैं, बॉल्स नहीं टूटेंगे। ठीक है? जो कास्ट आयरन या स्टील बॉल्स है, आपने अपना सैंपल और वो सब कवर हटा के वहां से जो कवर है उसको रिमूव कर दोगे पहले। उसके बाद आप अपने मटेरियल को उसमें ट्रे में डिस्चार्ज करोगे। उसके बाद स्टील बॉल्स को अलग कर दोगे, एंड जो आपका सैंपल है उसके बाद उस सैंपल को क्या करोगे, 1.7 mm की आईएस सीव से सीव कराओगे। तो जो आपका फ्रैक्शन है आईएस 1.70 mm सीव में रिटेन होता है, एक तो उससे पास हो जाएगा, जो रिटेन होगा उसका आप वेट कर दोगे, वो वेट आ जाएगा आपके पास W2। ठीक है? ये जो आपका वेट आ गया वो है W1 तो था आपका 5 kg, एंड W2 जो वेट आपका 1.70 mm सीव से रिटेन हो गया वो। तो ये मशीन एक बार प्रैक्टिकल वीडियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 12.5 mm जो हमारी स्टार्टिंग सीव है, 20 mm, देन 12.5 mm। पहले हमने यहाँ 20 mm से पास करा रहे हैं सैंपल को। ठीक है? एग्रीगेट सैंपल को हमने यहाँ से पास कराया। ये 12.5 mm की सीव है। ठीक है? और इसके बाद इसको सीव कराया, तो ये हो गया। ये सैंपल आपके पास आना चाहिए 2.5 kg। आफ्टर दैट दूसरी जो आपने सीव ली है, ये एक सैंपल हो जाएगा। ठीक है? दूसरे आपने 10 mm की सीव ली है, उसमें भी सेम करना है, एग्रीगेट सैंपल लिया और उसको सीव कराया। तो इससे जो वेट आपका पास होना चाहिए वो भी आपका कितना होना चाहिए, 2.5। तो दोनों से हमने क्या कर दिया, 2500 सैंपल यहाँ पे अपने टेस्ट के लिए रख लिया। ये है हमारी लॉस एंजलिस मशीन। अगेन मैं कह रहा हूँ, लॉस एंजलिस मशीन से कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं,
तो कौन सा करते हैं, एब्रेशन वैल्यू टेस्ट। और कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड आउट होती है, हार्डनेस। ये ड्रम है, नीचे इसमें ड्रिल लगे रहते हैं जिसमें हम सैंपल को बाद में कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने पहले इस कवर को रिमूव कर दिया, जो आपने किनारे से पुट कर रखा है इसको आपने रिमूव कर दिया। ये देखो, ये कवर रिमूव हो गया से। और यहाँ पे हम बी ग्रेड के लिए परफॉर्म करें तो नंबर ऑफ स्पेयर देख सकते हो आप, यहाँ पे कितने यूज कर रहे हैं हम, 11। नंबर ऑफ स्पेयर कितने आएंगे, स्पेयर मीन्स वही बॉल्स। ये हैं 11 बॉल्स जो आप यूज करोगे इसमें। तो आपने एग्रीगेट सैंपल को अंदर डाल दिया, और दूसरे वाला जो 10 mm वाला है उसको भी उसके अंदर रख दिया, और यहाँ से आपने 11 बॉल को भी उसके अंदर रख दिया। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, कवर को दोबारा से उसके ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब ये बंद हो जाएगा, मतलब जब इसको आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मशीन को ऑन कर दें, ठीक है। मशीन ऑन करोगे और स्पीड आप रखोगे कितनी, 30 टू 35, 32, 33 टू 32, 33। ये आपकी मशीन ऑन हो गई, ठीक है। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपने इसको परफॉर्म करते टाइम रखते हैं 500, क्योंकि हम बी ग्रेड के लिए इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। जब आप, ये देखो 500 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कवर को दोबारा यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये देखो, स्टील बॉल्स में कुछ नहीं होता है, वो काफी हेवी होती है। उनको सबसे पहले रिमूव किया, और नीचे उनको हटाने के बाद जो आपका एग्रीगेट सैंपल के अंदर होगा उसको रोटेशन देने के बाद वो सीधे सीधे ट्रे में कलेक्ट हो जाएगा नीचे। अगर थोड़ा सा और घुमाओगे उसको आप ऐसे, हाँ, और ये आपका यहाँ से सारा का सारा नीचे ट्रे में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रे में जितना सैंपल कलेक्ट हुआ है वो आपको 1.70 mm की जो सीव है उससे अब क्या कराना है, पास कराना है, ठीक है। 1.70 mm की सीव में जो कलेक्ट हुआ आपका सैंपल, वो हो गया आपका, उसको बेटा आपने मिक्स करना है। ये तो अलग हो गया, जो पास जो रिटेन हुआ है वो वाला सैंपल है आपका 1.70 mm सी, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। ओरिजिनल वेट ऑफ सैंपल, तो आपका जो ओरिजिनल वेट ऑफ सैंपल, मतलब स्टार्टिंग में जो हमने सैंपल लिया था, कितना लिया था आपको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में लिया था 5 kg, है ना। 2.5 करके हमने दो सैंपल लिए थे, 5000 ग्राम हमारा हो गया W1, ठीक है। दूसरा हमारा वेट ऑफ एग्रीगेट सैंपल 1.70 में कितना रिटेन हुआ, वो हो गया आपका 3911 ग्राम। तो वो आपका सैंपल हो गया 3911 ग्राम, जो 1.70 mm वाले सीव में रिटेन हुआ। देन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1.70 mm में हमारा 3911 ग्राम रिटेन हो रहा है, तो इट मींस पास कितना सैंपल हो रहा है, तो पास हमारा कितना होगा, 5000 माइनस 3911, तो ये आ जाएगा आपका 1081। तो तीसरा हमारे पास आ गया W1 माइनस W2 1081। तो एब्रेशन वैल्यू जो हमारी होती है वो बेसिकली होती है W1 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100, ठीक है। तो W1 माइनस W2 अपॉन W1 ये हमारा फॉर्मूला है एब्रेशन वैल्यू, कि आपका कितना सैंपल रिटेन हुआ वो माइनस कर दिया आपने टोटल में से, तो वो आ गया 1081। तो आपकी जो एब्रेशन वैल्यू होगी वो होगी 21.78, इस तरीके से 5000 माइनस 3911 अपॉन 5000 इंटू 100। तो एब्रेशन वैल्यू जितनी कम आए उतना बेटर रहता है। एब्रेशन वैल्यू कितनी कम आनी चाहिए, क्योंकि देखो जितना आपका ये वाला वेट कम हो रहा है 1081, आपका ये वेट जितना कम होगा उतना बेटर है, मतलब उतना वियर एंड टियर कम हो रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा कम रहनी चाहिए 1081।
तो आपकी एब्रेशन वैल्यू आ रही है इस टेस्ट में 21.78%। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी ये वाली। तो इस लिस्ट के तहत, ठीक है, इस लिस्ट में आपको किसी भी ग्रेड के लिए अगर डिजाइन करनी है अपने बिटुमेन को, तो मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है। ठीक है, तो हमारी 21 आ रही है, तो इट मीन्स हम किसी भी जो हमारा एग्रीगेट सैंपल है वो इनमें से हर किसी कोर्स को डिजाइन करने के लिए बन सकता है। बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस कोर्स के लिए भी आपको 30% मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू चाहिए एब्रेशन वैल्यू के लिए, वो भी आप इससे बना सकते हो। और जो वाटर बाउंड मैकेडम WBM सब बेस कोर्स है जिसके लिए 60% है, आप उसको भी हमारे वाला जो एग्रीगेट सैंपल है उससे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसकी एब्रेशन वैल्यू आ रही है सिर्फ 21.78%। ठीक है, तो आप उसको हर ग्रेड के लिए डिजाइन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ओरिजिनल वेट था 5000 जो हमने स्टार्टिंग पे लिया था, और W2 जो हमारा 1.7 एम पे रिटेन, ये चीज ढंग से समझ लेना। ठीक है, ये रिटेन्ड वाला वेट है W 1.70 पे। तो इट मीन्स हमारा जो वेट पास हो जाएगा वो हो जाएगा 5000 माइनस 1081, और एब्रेशन वैल्यू के टाइम पे हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू ऑफ द गिवन सैंपल इज 21.78। तो प्रिकॉशंस इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, तो कि जो आपकी मशीन हो वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म स्पीड में रिवॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मली उसको क्या होना चाहिए, रेवोल्यूशन होना चाहिए। जो 30 RPM हो सकता है, 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 33 हो सकता है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिपेंड करेंगे आपकी ग्रेड पे। हम ग्रेड बी के लिए डिजाइन कर रहे थे, तो इट मीन्स उसके लिए हमने टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने रखे, 500। ठीक है, और इसके बाद जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए, सैंपल ऑफ एग्रीगेट, जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट देखो वही है उसमें, कि आप अपने लिए कौन सी सीव को यूज कर रहे हो, वो सीव आपके डिपेंड करेंगी आप कौन से ग्रेड के लिए उसको डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, और जो आपके एग्रीगेट स्टार्टिंग में उसको यूज करने हैं, वो अच्छे से वॉश होने चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रिकॉशंस इसमें ध्यान रखनी है जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म करो। ठीक है, तो ये था आपका लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट जो एग्रीगेट्स के ऊपर परफॉर्म होता है। तो आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें ट्रिकी पार्ट है वो यही वाला है, कि कैसे आपने टोटल सैंपल इसमें चूज करना है ग्रेड के अकॉर्डिंग, कौन कौन से आपने ISCs को यूज करना है इसमें, एंड थर्ड वन कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स आपने यूज करने हैं इसमें, एंड फोर्थ वन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने मशीन के यूज होंगे। ये बस आपने अगर इसमें क्लियरली ढंग से समझ लिया तो बाकी ये टेस्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टेस्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो